उत्तराखंड देवभूमि है और केदार घाटी उसका मुकुट। बाबा केदारनाथ के चरणों में बहुत से ऐसे गांव बसे हैं जिनका नैसर्गिक सौंदर्य प्रफुल्लित करता है, आपको सम्मोहित करता है। केदार घाटी के गुप्त काशी जो हिल स्टेशन है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है देवर। देवर जैसा उसका नाम है वैसे ही उसकी खूबसूरती है। एक अद्भुत गांव है, देवताओं का गांव है। इस गांव में फौज यानी सैन्य परंपरा भी रही है। आधुनिकता के बाद भी इस गांव ने अपनी खेती बाड़ी को नहीं छोड़ा है। महाहिमालय की रेंज बादलों को आपको छूकर निकल जाना, बूंदें जब आपके शरीर पर पड़ती हैं बरसात के समय में तो झुरझुर सी पूरे शरीर में पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे ही अनमोल गाँव में से एक इस देवर गांव की पूरी कहानी में बने रहिएगा। नज़ारे आपको सम्मोहित कर देंगे, आकर्षण ऐसा पैदा करेंगे कि आप भले ही अपने घरों में हों, आपके मन में भी होगा कि चलें, कार उठाएं, बैग उठाएं और चल दें देवर गांव। तो चलिए रूरल टेल्स के साथ इस अनोखी यात्रा पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी अपने खूबसूरत लस ग्रीन खेतों के लिए, घने जंगलों के लिए जानी जाती है। कलकल बहती हुई मंदाकिनी और मधुगंगा नदी के किनारे बहुत से गांव स्थित हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी नैसर्गिक सौंदर्य अकल्पनीय है और उन्हीं में से एक है जो गुप्त काशी से 5 किलोमीटर की दूरी पर देवर गाँव। देवर ये तो हम पहले भी आए थे, तब मौसम अलग था, मिजाज अलग था, और अब मौसम अलग है और जो मिजाज है वो अलग है। मानसून में उत्तराखंड की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और जब आपके सामने महाहिमालय हो, उन महाहिमालय में बादलों की चहलकदमी हो और चारों तरफ जंगल हरियाली से और भी ज़्यादा चमक उठें, तो जो सौंदर्य है वो और भी ज़्यादा निखर उठता है। देवर गांव में लहलाते खेतों के बीच ये होम स्टे जहाँ हम रुके हैं वो भी अपने आप में दर्शनीय है। चारों तरफ के नज़ारे आपकी आंखों की सामने दिखते हैं और हर पल ये नज़ारे बदल जाते हैं, क्योंकि बरसात में बादलों का जो मूवमेंट है वो नज़ारों को हमेशा बदलता रहता है। तो नज़ारों के बीच इस पूरे वीडियो में बने रहिए और देवर के गांव के साथ आप भी इस पूरे वीडियो का आनंद लीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स की केदार घाटी के एक नैसर्गिक गांव देवर में आपका स्वागत है। देवर गांव की एक खासियत और है, ख़ास तौर पे मानसून सीजन में जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो बारिश की लहर चलती है एक के बाद एक वो दिखाई देती है। अब आप ठीक मेरे पीछे जो तुंगनाथ वैली है उसके वहाँ से बारिश की लहर आगे की तरफ बढ़ रही है और ठीक जो मधमेश्वर की घाटी है वहाँ से भी एक बारिश की लहर इधर गुप्त काशी की तरफ बढ़ रही है। केदार घाटी में भी बारिश हो रही है। तो आप एक जगह से चारों तरफ की जो बारिश की लहरें एक के बाद एक चल रही हैं वो दिखती हैं और वो अपने आप में एक अद्भुत क्षण होता है देखना कि बारिश की लहरें जब आगे की तरफ बढ़ती हैं। और पहाड़ों में ख़ास तौर पर ये नज़ारा बहुत बेहतरीन दिखता है। प्लेन्स में तो बारिश होती है, उसका पता नहीं चलता कि कब बारिश आई कब गई, लेकिन पहाड़ों में जब बारिश की लहरें आगे बढ़ती हैं धीरे 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 और पूरे इलाके में बारिश होती है तो वो एक अनोखा दृश्य होता है, विहंगम दृश्य होता है। और इस जगह से, देवर गांव से आप जो केदारनाथ वैली है, मधमेश्वर वैली है, तुंगनाथ वैली है, इसका पूरा नज़ारा दिखाई देता है।
हमारे गांव का नाम देवर इसलिए पड़ा है साहब कि कहते हैं यहाँ देवरिया नाग जो अभी वर्तमान में देवरिया ताल में विराजमान है, वो यहाँ अपना निवास स्थान बना रहे थे, जो कि उसके हमारे यहाँ बहुत सारे लक्षण हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम इंसानों का होता अपना एरिया होता है, जैसे कोई अधिकारी मान के चलो तो एरिया कमांडर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ देवताओं का भी सेम ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ पर एक भैरवनाथ जी हैं, तो कहता है कि उन्होंने जो है कि वहाँ से एक पत्थर फेंका यहाँ, तो नाग जी पे वो लगी चोट, तो बोला बल्कि भाई ये मेरा स्थान है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो वो यहाँ से निकल के यहाँ सामने एक गुफा है, तो हमारे पुराने लोग कहते थे कि वो रास्ता बिल्कुल मतलब एक चट्टान था पहले, तो जो वो देवरिया नाग था उसने जीभ से बोल उसको चाटा है, पूंछ से मारा है, उस पर खाई बनी है जैसे गुफा टाइप की है। तो ऐसी गुफा मैं बचपन में मिजोरम गया था, तो वहाँ आइजल वहाँ की राजधानी है, उसके वहाँ पे बंगोंग बोलते हैं, वहाँ पर भी सेम एक ऐसी गुफा है। तो वहाँ से वो नाग जी जो है कि तुलंगा गए, तो तुलंगा में भी सेम यही कंडीशन हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भैरवनाथ जी का अपना एक वास होता है, अपना क्षेत्र होता है। तो उसके बाद वहाँ से भी नाग देवता की बात नहीं बनी, मान के चलो, तो वहाँ से वो देवरिया ताल विराजमान हुए। तो इसीलिए वो देवरिया नाग के नाम से ही यहाँ इसको देवर नाम से बोलते हैं। देवर गांव में इससे पहले भी हम आए थे, तब मौसम था सर्दियों का और हिमालय की पीक्स यहाँ से पूरी बर्फ़ से ढकी थी, आसपास भी बर्फ़ थी। और दूसरी बार जब हम पहुँच रहे हैं तो जो मानसून का सीज़न है, तो जिस होम स्टे में हम रुके हैं वहाँ ये लजीज़ व्यंजन हमारे लिए है। राजमा की दाल है, रियाज की दाल है, नहीं मिक्स दाल है, और ये जो हरी सब्जी है और चावल और ये पुदीने की चटनी और ये घी, तो काफ़ी आनंददायक है। और सबसे बेहतरीन कि आप जैसे ही चारों तरफ के नज़ारे और ओपन में खाना खाते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरी हिमालय रेंज है जो बादलों से ढकी हुई है, पूरी लस ग्रीन यहाँ की खेती, और करीब चारों तरफ के नज़ारे देख के मंत्र जो है वो मन जो प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ? यहाँ का जो गुसाई जी जो लैंडस्केप है ना, और ऐसे ओपन एरिया में लैंडस्केप मतलब सामने पूरे बादल ही बादल, सामने नदी दिख रही है और चारों तरफ छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत, हिमालय से आती ठंडी सी हवा, और ऐसी ओपन जगहों पे खाने का आनंद ही कुछ अलग है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि केदार घाटी के जितने गांव हैं उनमें सबसे खूबसूरत अगर श्रेणी बनाई जाए तो ये टॉप 1 में होगा फर्स्ट। इस गांव का मुकाबला नहीं है सीनिक ब्यूटी में, सबसे बेस्ट सीनिक ब्यूटी है। इसीलिए पूरी इस गांव में तेज़ी से होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल जो है वो बन रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, गुप्तकाशी से मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे, और चारों तरफ जंगल। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। शुरू करें, आनंद करें भोजन का। देवभूमि बोदान ईको नर नारायण वास च, पार्वती को मैत यखीच, शिव जी को कैलाश च। देवी हर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च, तपोभूमि ऋषियों की ईच, सबको यो विश्वास च। गंगा जमुना धौली काली, शान छन गढ़वाल की। हाथ में चाय का प्याला हो, सामने उड़ते हुए बादल हो, चारों तरफ हरियाली हो, नदी जो मधुगंगा आ रही है, नदी एक इधर से आ रही है जो केदारनाथ से आती है, मंदाकिनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इधर से आइडिया लग रहा है कि इधर से आ रही होगी। लेकिन वो खाम वैली है नेगी जी, जहाँ से हमने हथनी कॉल पार करके केदारनाथ की यात्रा की थी। हथनी कॉल दिख रहा है यहाँ से, आपको आइडिया लग रहा है कुछ? हाँ, ये हथनी कॉल जहाँ बादल हैं, अच्छा, ये जो बादल है आगे वो जो
बर्फ के हिमखंड है, हाँ। उसके नीचे से हमने पार किया था। वो तो खाम ग्लेशियर है उस तरफ, उसके आगे जो दिख नहीं रहा है, उससे पहले। और ये सामने आपका, अब आप लैंडस्केप देखो कि हमें केदारनाथ पीक दिख रही है, उसके बाद जो केदार डोम है, उसके बाद स्वर्गारोहिणी पीक है, फिर ये मंदानी ट्विंस है, फिर चौखंबा है, चौखंबा के नीचे मदमेश्वर धाम है, और इधर तुंगनाथ धाम। मतलब 5 केदारों में 3 केदार के दर्शन हमें यहीं इस से होम स्टे की छत से हो रहे हैं। और कार्तिक स्वामी भी दिखाई देता है यहाँ कार्तिक स्वामी भी दिख रहा है, लेकिन मैं 5 केदार की बात कर रहा हूँ। से। मौसम ऐसा है कि मतलब जो आपको मदहोश कर दे, जादुई मौसम जिसको बोलते हैं, जो सोच के आए थे वही ऐसा हुआ। मौसम मिल जाए तो कैसा होगा, वही हुआ अभी। मुझे गुसाई जी वो सामने दिख रहा ना जो एक झरना बह रहा, तो झरने के जो ऊपर टॉप है वहाँ, उसके सीधे टॉप पे है बिसुड़ी ताल, वहाँ भी गया था मैं। मतलब हमने बहुत यात्राएं, हमने ऐसी यात्राएं की हैं। देखिए उधर कार्तिक स्वामी हो गया, उसके बाद दूसरा माउंटेन इधर तुंगनाथ चंद्रशिला हो गया, उसके इधर बिसुड़ी ताल हो गया, और इधर जो है, इधर से भी हम खाम से जब केदारनाथ गए थे, केदारनाथ जाने के एक्चुअल में 3 रास्ते हैं। एक तो रामबाड़ा से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गौरीकुंड से जो है केदारनाथ जाते हैं लोग, लेकिन दूसरा एक रास्ता त्रिवी नारायण से है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और एक रास्ता है कालीमठ वैली से, चौमासी से केदारनाथ, तो हम हथनी कॉल होते हुए, तो हम और गुसाई जी गए थे, तो वो सबसे सुंदर रूट है, तो वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा, उसमें भी हम गए। डेंजरस है और डेंजरस हथनी कॉल को पार करना तो खैर जब आपके पास रास्ता नहीं हो, झाड़ियाँ हो, बारिश हो रही हो, और आपको घास भी पकड़नी है और छाता भी पकड़ना है, तो और आप उस समय रेनकोट नहीं ओढ़ सकते क्योंकि वो पैरों में उलझता है, तो आपको चल नहीं चढ़ते सकते, समय आधा झुकना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, तो वो वो सब पैरों के चीज़। नीचे आएगा तो आप गिर जाओगे। अभी जानना तुम ये कोदवा गीत लगा दो योग लगा पहाड़ों में जो ये बसग्याल का समय होता है, यानी चातुर्मास, यानी जिसे हम जो बरसात है, मानसून सीजन कहते हैं, वो पहाड़ के लिए खूबसूरती तो लाता ही है, लेकिन एक दुख, एक जो यहाँ के लोगों का जीवन है उसके लिए कई सारी मुश्किलें भी लाता है। आज तो सड़कें हैं, संचार की सुविधाएं हैं, बिजली हैं, तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो आ गई हैं, लेकिन सोचिए आज से 50 साल पहले क्या स्थिति इन पहाड़ों में रही होगी। ख़ास तौर पे यहाँ की जो दिशा ध्यानियाँ हैं, बहू बेटियाँ हैं, उनके लिए जंगलों से घास लाना, और कोहरा भी ऐसे कि डेंस फॉग होता था, आमने सामने भी आदमी नहीं दिखते थे और कई दिनों तक वो चलता था। तो ऐसे में उन बेटी बुआरियों को अपने मायके की खुद याद आती थी, खुद जिसे गढ़वाली शब्द है, अपने माँ बाप की, भाई बहनों की, अपनी सहेलियों की, अपने गाँव की। और जब सड़कें, संचार नहीं होती थी तो वहाँ अपने मायके में बात नहीं होती थी, और 3-4 महीने ये जो पूरा बसग्याल का महीना होता था, उनके लिए वो यादों का उनको याद करना, उसी से जन्म हुआ यहाँ के दर्द भरे जो लोकगीत हैं, यानी जिसे खुदेड़ कहते हैं। वो अपने इन दिनचर्या में जो जितने भी काम होते थे, घास लाना, खेतों में निराई गुड़ाई करना, इन सब को उन्होंने फिर गीतों में पिरोना शुरू कर दिया। सास के साथ अगर सास ठीक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सास उनको डांटती है तो वो भी गीतों में आना शुरू हो गया। अब तो संचार की सुविधाएं आ गई हैं, वो अपने घर में बात कर सकती हैं, वो जा सकती हैं, सड़कें हैं, लेकिन 50 साल पहले, 30-40 साल पहले ये जो बसग्याल का मौसम होता था, ये मानसून सीजन होता था, ये बेटी बारियों के लिए बहुत ही दुखदाई हुआ करता था। तो एक ऐसा ही गीत है, एक दर्द भरा लोकगीत जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जो गढ़वाली हैं, जिनको गढ़वाली समझ में आती है, वो जब इस लोकगीत को सुनेंगे, इस गीत को, इस खुदेड़ गीत को, तो उनके आंखों में भी आंसू आ जाएगा।
तो 12 महीनों का बुली 12 ऋतु बड़ी कौने शरीर आउँदा आयो प्राण कुदिँदा राम कि बस अगाडि मैना आउना चमासु डली खाउना कि मी बेटी बुहारी पुङ्गड्यौ मागरनी कि सोनाका मैना कि अब रघुबुया कुयडी अनि अनेरी कुयडी अनि बेटी बुहारी तब कि खुदेडु लाग्दा अब दडा माणा रोनी कि त बुहार्यौ ताई अनि मेता सुकिया दराम कुबाग्या नवलु महाबुबाकी गोद बिराणा वेग्या देव बिराणा गर दिन्या त बिराणा लोकु अब दया निदारम देवर गांव में पल पल बदलता मौसम हमें ऐसा एहसास करा रहा है कि हम एक ऐसी होम स्टे में हैं जो हमें वो सब कुछ नेचर की तरफ से दे रहा है जो हम सोच कर आए थे। अब बात करते हैं इसके जो रूम है और उसके रूम की जो खूबी है वो। तो अभी कुछ समय पहले पूरा जो गांव था बादलों का मूवमेंट था, अब कोहरा ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया है। और किसी भी होम स्टे में रूम कंफर्टेबल हो तो उसके स्टे का आनंद काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये रूम है, काफ़ी बड़े रूम हैं। इस रूम में 3 लोग आराम से रुक जाते हैं। इस किंग साइज़ ये बड़ा रूम है और खिड़की जैसे ही आप खोलते हैं तो पूरे गांव का नज़ारा। दरअसल जो चौहान फैमिली है उनका जो होम स्टे है वो गांव से थोड़ा किनारे है और बिल्कुल जंगल से लगता हुआ है। तो ये इनका बेड है, 3 आराम से इसमें आ जाते हैं। आपके साथ अगर छोटा बच्चे हैं 5-6 साल के तो 4 लोग आराम से रुक जाएंगे। बाथरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। खिड़की जैसे ही आप खोलते हैं तो सामने महा हिमालय की रेंज दिखती है। सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है समुद्र तल से। इसकी हाइट लगभग 1800 मीटर है। इसके ऊपर पूरा डेंस फॉरेस्ट है। सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में आएँ तो यहाँ का मौसम प्लीजेंट है। पंखे की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, हालांकि फिर भी उन्होंने फ़ैन लगाए हुए हैं। तो 4 रूम हैं यहाँ पे और टैरिफ जो हैं और इनका जो नंबर है डिटेल वो सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपको जब भी इनसे संपर्क करना हो चौहान जी से तो आप उनसे फ़ोन करके और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमने ऐसे गांव में जन्म लिया है कि हमें अगर इस चीज़ का हमें अनुभव हो, सवेरे प्रणाम करने का एक मौका मिल जाता है, तो ये हमारा सौभाग्य ही होगा। और बल्कि हम यहाँ के लोग उतना नहीं समझते, क्योंकि बचपन से ऐसे देख रहे पहाड़ी चोटियाँ हैं, बर्फीली चोटियाँ हैं, तो बाहर के लोग आते हैं वो तो बोलते हैं जी तुम जन्नत में हैं। तो जैसे हमारे कोई एक जज साहब हैं दिल्ली के या
कलकत्ता आदि से यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं। तो यहाँ मेरे यहाँ पे बहुत ही सुंदर है कि चाहे आप रात का सीन देखो, सवेरे का सीन देखो, अभी तो सारा मौसम पैक है, बरसात का टाइम है, तो वो लोग तो अपना ये मानते हैं कि बस ऐसा ही घर हमारा होना चाहिए था। तो कहते हैं कि भगवान अगर कोई हमें दूसरा जन्म दे तो हम इसी गांव में जन्म लें, इसी क्षेत्र में जन्म लें। वैसे तो सीज़न के टाइम पर हमने तो जैसे 3 बेड का है उसको 3000 या 2500 इस तरह से भी रखा है, और उसमें खाना वगैरह का अलग है। पर हमें यह है साहब कि सिर्फ पैसा ही मतलब नहीं है। बाई द वे किसी के पास पैसे नहीं है, उनने एक रूम का अगर 1000 भी दिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देवर गांव की खूबसूरती साल में हर मौसम में बदलती है। अगर आप बसग्याल यानी चातुर्मास बरसात के समय आते हैं, मानसून सीजन में आते हैं, तो इस तरह बादलों की जो लहरा कर निकल जाना, आपको छू कर चले जाना, कभी हिमालय के दर्शन अचानक से हो जाते हैं। लहलहाते जो खेत हैं वो सब जो पूरे हरे, वो जो हरे रंग में रंगे रहते हैं। लेकिन जो विंटर है उसका अपना एक आकर्षण है। विंटर में हिमालय पीक्स दिखती हैं और गुनगुनी धूप का आनंद आप लेते हैं। जंगल की जो ठंडी हवाएं हैं हिमालय से जो होकर गुजरती हैं, और पूरी जो मधमेश्वर वैली है उसकी जो मधुगंगा है उसके दर्शन होते हैं देवर गांव से। और जो केदारनाथ पीक से लेके और चौखंबा पीक के बीच की जो तमाम रेंज है वो दिखती हैं। गांव ऐसी लोकेशन पर है जहां से आप आसपास के कई दर्शनीय स्थल की सैर कर सकते हैं। आप त्रिजुगनारायण जा सकते हैं, आप काली मठ जा सकते हैं, आप मधमेश्वर जा सकते हैं, आप चोपता, तुंगनाथ, देवरिया ताल, यहाँ तक कि कार्तिक स्वामी। लगभग आधा दर्जन जो दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, वहाँ की यात्रा आप कर सकते हैं। केदार घाटी में गुप्त काशी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर घने बांज, बुरांस, देवदार, पांगर के जंगल से घिरा ये देवर गांव अपने आप में एक जो केदार घाटी के खूबसूरत गांव हैं उनमें से एक है। देवर की पहले भी हमने कहानी बताई थी और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। तब मौसम सर्दियों का था, अब मौसम बसगाल का यानी मानसून का है। लेकिन किसी भी मौसम में आप इस गांव में जब पधारेंगे तो आपको प्रकृति कुछ ऐसा ही स्वागत करेगी। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ऐसे ही खूबसूरत और अनमोल होम स्टे की सीरीज़ आपके लिए भविष्य में भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल। ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है। आवारा तू तरकीबों से भरा, तू रातों चल आसान है। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा होगा होगा। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो